So, hello everyone. This is your next pillar 2B, which is Finance Commission and Black Money. So, let's start with the introduction to Finance Commission. देखिए फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है? फिजिकल फेडरलिज्म होता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि आपकी यूनियन स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो अलग अलग तरीके से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर रहे हैं टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर की, ठीक है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल फेडरलिज्म। आर्टिकल 280 क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्स अ फाइनेंस कमीशन, अ क्वासी जुडिशियल बॉडी एवरी 5th ईयर और अर्लियर विद वन चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल 280 कहता है कि भाई एक इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक फाइनेंस कमीशन बनाएगा, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है हर 5th ईयर में या उससे पहले, जिसके अंदर एक चेयरमैन होगा और 4 मेंबर्स होंगे, एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट। रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट में, बट यूजुअली रिजेक्ट भी नहीं की जाती है। ठीक है, जो रिकमेंडेशन आती है वो एक्सेप्टेड होती है, यूजुअली इट इज नॉट रिजेक्टेड। 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह की जो थी उसमें क्या बताया गया? ओरिजिनली इट वाज मेंट टू कवर 1st अप्रैल 2020 टू 31st मार्च 2025, बट बाद में मोदी गवर्नमेंट ऑर्डर इट टू सबमिट 2 रिपोर्ट्स। बट बाद में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो 2 रिपोर्ट्स उसमें आई। पहली रिपोर्ट आई थी कि फॉर 1st अप्रैल 2020 टू 31st मार्च 2021 द रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू प्रेसिडेंट इन 2019 नवंबर और एक्सेप्ट की गई थी 2020 जनवरी में। रिपोर्ट 2 में ऐसा रहा था 1st अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2026 and the title of the report was Finance Commission in COVID times. It was published in 2021 February. ठीक है, तो ये 2 रिपोर्ट्स आई थी, आप इसको सिर्फ देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या आया और सेकेंड रिपोर्ट का टाइटल क्या था, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सेटअप कब हुआ? 2017 नवंबर में सेटअप हो गया था। ठीक है, इसके बाद आता है 15th फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसको हम बोलते हैं टीओआर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज ऑर्डर्ड हिम टू स्टडी एंड रिकमेंड द फॉलोइंग। अब ये रिकमेंडेशंस है, इसको आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, चाहे तो रीड भी कर सकते हो। ठीक है, वी विल जस्ट रीड एंड गो थ्रू इट। यूनियन टैक्स वर्टिकल डेवोल्यूशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन क्या होता है? देखिए वर्टिकल डेवोल्यूशन होता है जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्स को बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स बेसिकली एक हायरार्की की फॉर्म में, यहाँ यूनियन आ गया, यहाँ स्टेट्स आ गया। जब टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट्स के बीच में हो रही है तो वो वर्टिकल डेवोल्यूशन। बट स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, जब अमंग द स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टैक्स का, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो यूनियन टैक्स वर्टिकल डेवोल्यूशन टू द स्टेट्स एंड इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट्स एक्सेप्ट सेस, सरचार्ज एंड आईजीएसटी। दूसरा रिकमेंडेशन क्या था? यूनियन ग्रांट इन एड टू द स्टेट, how to augment state government consolidated fund to help their PRI ULBs, any other matters which is referred by the President of India। 2019 जुलाई में सजेस्ट किया वेज फॉर एलोकेशन ऑफ नॉन लैप्सेबल फंड्स फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। 2019 अक्टूबर में अवार्ड फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिस टर्म ऑफ रेफरेंस रिक्वायर्ड अंडर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो कुछ रिकमेंडेशन थी, यू कैन स्किप दिस, इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं, बट आपको वर्टिकल टैक्स डेवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन पता होना चाहिए। वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स, 15th कमीशन जो आई 2020 से लेके 2021 एंड 21 टू 26, चेयरमैन उसका कौन था उस टाइम पे? एनके सिंह, एंड स्टेट्स का शेयर कितना था? 41%। ठीक है, स्टार लगा हुआ है, स्टार का यहाँ पे क्या मतलब है? 15th फाइनेंस कमीशन जस्टिफिकेशन, कंपेयर टू द 14th कमीशन 1% एक्स्ट्रा यूनियन शुड कीप फॉर यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सिक्योरिटी एंड अदर नीड्स। ठीक है, 1% ज्यादा है 14th कमीशन से, 1% का डिफरेंस आया है, वो 1% किसके लिए रखा जाएगा? यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर एंड लद्दाख के लिए, उनकी सिक्योरिटी और अदर नीड्स के लिए रखा जाएगा। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो स्टेट्स के बीच में है उसका फॉर्मूला का क्या कंपोनेंट्स है, किस तरीके से कॉम्पोजिशन बना हुआ है। पहला है इनकम डिस्टेंस, सेकंड है एरिया, एरिया वाइज, एंड थर्ड है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, पॉपुलेशन, देन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, एंड देन टैक्स एफोर्ट। देखिए इनकम डिस्टेंस जो है वो 45% है, एरिया जो है वो 15% एलोकेट किया गया, पॉपुलेशन 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% एंड टैक्स एफर्ट इज 2.5%। ये मिला के 100% बनता है। अब बात आती है इनकम डिस्टेंस क्या होता है। देखिए स्टेट जीएसडीपी जो होता है, स्टेट जीएसडीपी डिवाइड अगर हम करते हैं पॉपुलेशन से, तो हर कैपिटा पर कैपिटा आ जाता है स्टेट वाइज, पर कैपिटा जीएसडीपी
फॉर मोस्ट स्टेट्स हम लोग हरियाणा को बेंचमार्क लेके चलते हैं। व्हाई हरियाणा इज टेकन एज बेंचमार्क, किस बेसिस पे ये डिसाइड किया गया है? देखिए हाईएस्ट पर कैपिटल जीएसडीपी जो है ना, अगर हम हाईएस्ट पर कैपिटल जीएसडीपी स्टेट वाइज बात करें तो वो गोवा की है, देन सिक्किम है, देन हरियाणा है, देन हिमाचल है। बट गोवा और सिक्किम एक ऐसी स्टेट्स है जो बहुत स्मॉल है, उनका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी यूनिक है। इस वजह से अगर हम इनको कंसीडर करते तो हमारा फॉर्मूले के अंदर वो एक परफेक्टनेस करेक्टनेस नहीं आती। दैट्स वाई फॉर मेकिंग द इंटरनल फाइन ट्यूनिंग्स वी आर टेकिंग हरियाणा एज अ बेंचमार्क फॉर कैलकुलेटिंग द इनकम डिस्टेंस फॉर द स्टेट जीएसडीपी। ठीक है, तो हरियाणा को लिया गया है। ये बताते हैं हाउ पुअर इज योर स्टेट कंपेयर टू हरियाणा। जितनी ज्यादा गरीब आपकी कंट्री होगी एज कंपेयर टू हरियाणा, द मोर रुपी यू विल गेट। क्लियर? एरिया वाइज में होगा, जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा उस स्टेट को पैसा मिलेगा। पॉपुलेशन में अगेन सेम, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है? वो स्टेट्स दैट हैव द लोअर फर्टिलिटी रेट उनको ज्यादा रुपी मिलेंगे। जिसकी फर्टिलिटी कम है उसमें ज्यादा खर्चा किया जाएगा और उनको ज्यादा क्या मिलेगा? रुपी मिलेगा। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में वही, मोर फॉरेस्ट मोर रुपीज। टैक्स एफर्ट में यही है, स्टेट्स हु हैव इम्प्रूव देयर पर कैपिटल टैक्स कलेक्शन इन द लास्ट 3 इयर्स गेट मोर रुपीज। जिन्होंने टैक्स कलेक्शन किया है इम्प्रूव, उनको ज्यादा रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका था कॉम्पोजिशन, था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला का। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंस कमीशन एंड द फेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। Until the 10th Finance Commission, the Finance Commission would also prescribe the revenue sharing formula between the Union Government and the Union Territory. But ये प्रैक्टिस स्टॉप कर दी गई है सिंस 11th फाइनेंस कमीशन, दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद डिसाइड, ये डिसाइड हो गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री विल इटसेल्फ डिसाइड कि कितना रेवेन्यू शेयर किया जाएगा यूनियन टेरिटरीज के बीच में बेस्ड ऑन इट्स ओन डिस्क्रिशन। अपनी मर्जी से डिसाइड किया जाएगा। कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री आफ्टर द 11th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन सजेस्टेड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रांट्स। इसमें अलग अलग तरीके के ग्रांट्स आए। कौन कौन से? लोकल बॉडीज ग्रांट, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स विद परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर टूरिज्म, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, स्पेशल ग्रांट्स यूनियन गवर्नमेंट के लिए, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड। तो ये अलग अलग तरीके की 15 फाइनेंस कमीशन ने कुछ ग्रांट सजेस्ट किए थे। इसके बाद आता है पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। तो 15th फाइनेंस कमीशन विल गिव आंध्रा एक्स्ट्रा 6 करोड़ एज पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को 6 करोड़ एक्स्ट्रा मिले हैं। ओनली 14 स्टेट्स वाज एलिजिबल। कौन कौन से थे? असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड मेनी मोर आर एलिजिबल। 14 लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, आप ये मेजर स्टेट्स याद रख सकते हैं, असम, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन स्पेशल ग्रांट्स रिपोर्ट नंबर 1 जो भी हमने देखी 2020-21 में आई। इफ अ स्टेट रिसीव लेस रुपी इन 15th फाइनेंस कमीशन डेवोल्यूशन प्लस पोस्ट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स इन 2020 एंड 21 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर विच इज 2019 टू 2020, ठीक है, अगर स्टेट को कम मिलता है तो स्पेशल ग्रांट के केस में आ गया। व्हेन 14th फाइनेंस कमीशन Rangarajans formula was in effect. इस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला चलता था? Rangarajans formula. Then such state will get special grant just to prevent any feeling of injustice and biasness. कोई भी स्टेट पिछले साल के कंपैरेटिवली कम उनको अगर रेवेन्यू डेफिसिट, पोस्ट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिल रहा है तो उनको एक स्पेशल ग्रांट मिलेगा जस्ट टू मेक श्योर दैट उनको इनजस्टिस और बायसनेस फील ना हो। इसके लिए सिर्फ 3 स्टेट्स एलिजिबल थी, कर्नाटका, तेलंगाना एंड मिजोरम। क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट 2 में कोई भी ग्रांट अनाउंस नहीं हुए हैं, रिपोर्ट 1 में ही हुए थे। 15th फाइनेंस कमीशन डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके अंदर देखती है। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया एनडीआरएमएफ विच इज नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड एंड स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रही इसकी? 80% अमाउंट दिया गया नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में, 20% अमाउंट आता है नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड से। सेम यहाँ पे रहेगा बट यहाँ पे नेशनल की जगह क्या हो जाएगा? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एंड स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। क्लियर? डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड फॉर यूनियन, फॉर होम? यूनियन गवर्नमेंट के लिए। कहां से? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, MFDIS। टाइप क्या है? नॉन लैप्सेबल है। द मनी इन सच फंड विल नॉट लैप्स ऑन 31st March
ठीक है, ऐसा नहीं है, नॉन लैप्सेबल नहीं है कि मतलब 31 मार्च आ गया तो पैसा सारा वेस्ट। नो, इट इज नॉट नॉन लैप्सेबल। इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर विदाउट गेटिंग अनदर अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। क्लियर? नॉन लैप्सेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 2.38 लाख करोड़ टोटल फॉर 2021 से 2026 तक। क्लियर? अब हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन वर्सेस प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ओके। तो फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग आपको पता होगा एक ही नाम चेंज हो गया है बस 2015 के बाद। तो प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग इज क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, सो नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट स्टैट्यूटरी। ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी, अभी पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बनी है। बट दोनों को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। दोनों मतलब ये एक ही है, बोथ इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। फाइनेंस कमीशन के अंदर 1951 में पहला फाइनेंस कमीशन सेटअप हुआ केसी नियोगी के अंदर। और प्लानिंग कमीशन के अंदर 1950 के अंदर 1951 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। एंड ओवर द ईयर 12 5 ईयर प्लान है जो आपको शायद पता भी होगा। 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया। वहीं 2015 में इसका नाम चेंज होकर नीति आयोग आ गया। 3 ईयर एक्शन एजेंडा आया 2017 से 2020 के लिए। 7 ईयर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट आया। 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट आया जो कि 2017 से लेके 2032 तक के लिए आया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आई है। फाइनेंस कमीशन के अंदर टैक्सेस, वर्टिकल डेवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग स्टेट्स। एनी अदर मैटर्स व्हिच इज रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ईच फाइनेंस कमीशन अराइव्ड एट इट्स ओन मेथोडोलॉजी। एग्जाम्पल है 14 फाइनेंस कमीशन के अंदर 42% वर्टिकल था एंड 5 फैक्टर फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो भी हमने पीछे देखा। बट अगर मैं प्लानिंग कमीशन की बात करूं तो क्या इसमें आता है? हाउ मच मनी शुड यूनियन गिव टू ईच स्टेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनियन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कितना पैसा यूनियन गवर्नमेंट हर स्टेट को दे कि वो यूनियन की जो उन्होंने स्कीम्स निकाली उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। हाउ मच मनी शुड यूनियन गवर्नमेंट गिव टू 5 ईयर प्लान ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? टू आंसर दीज क्वेश्चंस प्लानिंग कमीशन वुड यूज गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। ठीक है, ये पता होना चाहिए। गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला डिजाइन्ड इन 8th fiscal year plan based on the population, per capita income, special problem, etc. of a state. This is important. You should know this Gadgil Mukherjee formula. ठीक है, 8th फाइनेंशियल ईयर 5 ईयर प्लान में ये आया था। किसके बेसिस में बेस्ड था? पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, स्पेशल प्रॉब्लम्स। वहीं नीति आयोग, इट्स नॉट इन द स्कोप ऑफ वर्क टू डिसाइड हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू ईच स्टेट। दैट कंपोनेंट इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब ये कंपोनेंट कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है और कोई नहीं। नीतीश का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था, टू सर्व एज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हेल्प्स इन द पॉलिसी डिजाइन। ठीक है, और साथ में ही ये हेल्प करता है इन मॉनिटरिंग स्कीम्स थ्रू इट्स डैशबोर्ड। एग्जांपल स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स किसके अंदर आते हैं? नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको हम एनडीसी बोलते हैं। एनडीसी एडेड मोर स्टेट्स इनटू द स्पेशल कैटेगरी लिस्ट बेस्ड ऑन। एनडीसी के अंदर और स्टेट्स कवर्ड हो गई जो स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में आती है। कौन कौन से? जैसे कि कोई हिली और डिफिकल्ट टेरेन एरियाज हैं, स्टेट्स हैं, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, बॉर्डर्स में किसके साथ? नेबरिंग कंट्रीज के साथ आ रहे हो। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। तो ये सारे के सारे एनडीसी के अंदर और स्टेट्स ऐड हो गए। क्लियर? नेक्स्ट कम टैक्सेशन, ब्लैक मनी एंड एलाइड इश्यूज। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे। पहला आता है टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मिटिगेशन। So when a person is investing money in LIC, PPF or pension funds in such a manner that he can claim various deduction legally available in the income tax act. ठीक है, कोई भी एक बंदा जब पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, LIC हो चाहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन फंड हो, इस तरीके से कि वो क्लेम कर पा रहा है अलग अलग तरीके का डिडक्शन इन इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते थे टैक्स प्लानिंग और टैक्स मिटिगेशन। अपना टैक्स को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर। ठीक है, ये इलीगल भी नहीं है और अनएथिकल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि टैक्स तो बंदा दे ही रहा है, बिल्कुल जीरो तो नहीं कर रहा है, बट कम करने की कोशिश कर रहा है थ्रू सच ए इन सच मैनर कि वो पैसा कहाँ लगा रहा है? LIC, PPF, पेंशन फंड्स। ब्लैक मनी क्या होता है? एक इनकम और एक ट्रांजैक्शन दैट इज टैक्सेबल येट नॉट रिपोर्टेड टू द टैक्स अथॉरिटीज, कंसील्ड फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी। ये वो पैसा, ये वो इनकम है जो टैक्सेबल तो है बट रिपोर्ट नहीं हुआ था। काला धन मतलब रिपोर्ट ही नहीं हो, पता ही नहीं लग रहा है ये पैसा है भी। समझ आ रहा है? तो दिस इज एन इनकम विच इज टैक्सेबल बट येट नॉट रिपोर्टेड टू द टैक्स अथॉरिटी।
पैरेलल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो काली जो ब्लैक इकोनॉमी के साथ पैरेलली चल रही है। टैक्स इवेजन हमारा क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज हाइडिंग इनकम और ट्रांजैक्शंस फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी, और अपना टैक्स पे करने से बचा रहा है, जो बेसिकली टैक्स से छुप रहा है, टैक्स से भाग रहा है, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इट इज इलीगल, टैक्स से भागना इज इलीगल। सो पर्सन इज हाइडिंग हिज और हर इनकम फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी एंड देयर बाय ही इज इवेडिंग बाय पेइंग टैक्सेस, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, व्हेन पर्सन इज डिस्क्लोजिंग हिज इनकम एंड ट्रांजैक्शन टू टैक्स अथॉरिटी बट ही इज यूजिंग लीगल लूपहोल्स टू अवॉइड पेइंग टैक्स। ठीक है, इट मे नॉट बी इलीगल इन एवरी केस बट स्टिल अनएथिकल है। टैक्स अवॉइडेंस हो गया, बंदा अपनी इनकम इस तरीके से दिखा रहा है, टैक्स अथॉरिटी को बता रहा है, बट इस तरीके से दिखा रहा है कि उसकी इनकम एलिजिबल ही नहीं हो रही कि वो टैक्स पे करे। समझ आ रहा है? इलीगल नहीं है हर केस में, कभी कभी होता है, बट अनएथिकल है बिकॉज हम लोग टैक्स अवॉइड कर रहे हैं टू पे। समझ आ रहा है? टैक्स हेवन is a country that demands little taxes from foreigners and offers legal loopholes for tax avoidance and opportunities for tax evasion. एक ऐसी कंट्री है जो कम टैक्सेस डिमांड कर रही है फ्रॉम द फॉरेनर्स और ऑफर कर रही है कि कुछ ना कुछ तरीका मिल रहा है कि वो टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर टैक्स इवेजन। कंट्री का साइज जोग्राफिकली बहुत छोटा होता है एंड विदाउट वाइबल इकोनॉमी, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो एक हेवन जैसी हो गई कि भाई वहां जाके बहुत कम पैसा तुम्हें देना पड़ रहा है, ऑप्शन है कि तुम टैक्स से बच सकते हो। एक जोग्राफिकली बहुत छोटी कंट्री, आइलैंड टाइप हो गया। सो दे ऑफर सच मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन टूरिस्ट, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह वहां जाके छुप जाएं, टैक्स बचा सके वो लोग। समझ लो, पैसा लेके भाग जाना और फिर टैक्स बचाना। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है आपको पता भी होगा, व्हेन ड्रग ट्रैफिकिंग, रैंसम, करप्शन एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटी जनरेट सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स, द क्रिमिनल ट्राई टू स्पेंड, इन्वेस्ट एंड हाइड द मनी विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन। जब हम ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू, रैंसम, करप्शन कर रहे हैं, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसकी वजह से हम पास बहुत पैसा आ गया, तो हम लोग सोचते हैं ना भाई कि पैसे को कैसे बचाएं, टैक्स से कैसे बचाएं। तो लोग क्या करते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, छुपाना शुरू कर देते हैं, खर्च करना शुरू कर देते हैं बिना किसी की नजर में आए। दिस मनी लॉन्ड्रिंग, सो मनी लॉन्ड्रिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिसगाइजिंग द सोर्स ऑफ मनी as if it came from a legitimate activity and then channelizing into bank, share market and other financial intermediaries. Clear? हवाला, इट इज एन इलीगल मनी ट्रांसफर रेमिटेंस सिस्टम। ये इलीगली पैसा को ट्रांसफर करना, ठीक है, इसे बोलते हैं हवाला। आगे देखते हैं, मनी इज पेड टू एन एजेंट हु इंस्ट्रक्ट एन एसोसिएट इन द रेलिवेंट कंट्री और एरिया टू पे द फाइनल रेसिपेंट, although it is used by Indian workers in Middle East because lower commission than post office bank transfers plus better network in remote villages. ठीक है, नेक्स्ट आता है शेल फॉर्म्स, पोस्ट बॉक्स एंड लेटर बॉक्स कंपनीज। दे डू नॉट हैव एनी एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस। It is created with the sole objective of money laundering, tax evasion and tax avoidance. Shell forms, post office, post box and letter box इसीलिए ही बनाया जाता है कि पैसे जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन वगैरह को क्रिएट कर सके। ठीक है, कोई एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है, एक छोटा सा ऐसे बना दिया जगह जहां पे हम लोग पैसा बचाने के लिए रख रहे हैं, शेल टाइप। Panama Papers 2016, Paradise Paper 2017, Mauritius Paper 2018, Pandora Paper 2021. It is an international consortium of investigative journalists and it is a US-based non-profit organization. Release these incriminating documents from certain law firms. ये सारे documents जो हमने नाम अभी पढ़े, ये सारे के सारे कौन रिलीज करता है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ठीक है, so they released these incriminating documents from certain law firm in tax havens and showed how big politicians, businessmen, sportsmen, film stars have set up shell companies for tax evasion avoidance across the world. ये तो basically टैक्स हेवन जैसी, जहाँ पे टैक्स हेवन जैसी जगह है जहाँ पे लोग ऐसा जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग, यहाँ पे उनके लिए बनाया जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स ऐसा रिलीज कर दिया जाता है जिसमें दिखा दिया जाता है किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है ये सब। ठीक है, टैक्स टेररिज्म क्या होता है? हैपेंस व्हेन टैक्स अथॉरिटीज पुट अनड्यू प्रेशर ऑन एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर टू पे मोर टैक्सेस। वो बंदा जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उसके ऊपर एक टैक्स अथॉरिटी प्रेशर लगा रही है कि भाई और तुम टैक्स दो, जबरदस्ती का। तो क्रिटिक्स हैव यूज्ड दिस वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोडाफोन एंड केन केसेस, ये आपने सुना भी हो। TDS and TCS, tax deduction at source and tax collection at source, are the mechanism to discourage tax evasion. ठीक है, पैन कार्ड क्या होता है? 10 letters alphanumerical number assigned to all the taxpayer in India by income tax department. ये आपको पता होगा, पैन कार्ड होता है
ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करती है और इसमें ये आपकी 10 डिजिट्स नंबर होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक नंबर। इससे पता लग जाता है कि इस बंदे की इनकम कितनी है, क्योंकि ये हमारे अकाउंट से लिंक होता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी से रिलेटेड कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलेटेड है? आपको एक तो बहुत फेमस पता भी होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी जिसे हम कहते हैं। ईडी इज फाउंडेड जस्ट अ सेकंड ईडी इज फाउंडेड इन 1956, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ईडी इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू एनफोर्स द फॉलोइंग लॉज। कौन-कौन सी लॉज इसके अंडर आती है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज 1974, जिसको हम सीओएफई पीओएसए, टू फाइट अगेंस्ट स्मगलर्स। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी आती है ईडी के अंदर? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, अगेन फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सीबीआईसी, डीआरआई एक एजेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इज एन एजेंसी की जो इन्वेस्टिगेट करता है कस्टम्स, नारकोटिक्स, वाइल्ड लाइफ, आर्म्स रिलेटेड स्मगलिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज को। नेक्स्ट आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सीबीएन जिसे कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर। सीबीआईसी, सीबीएन विच इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, हेडक्वार्टर ग्वालियर में है, जिसको हम नेशनल ओपियम एजेंसी भी कहते हैं। ये क्या सुपरवाइज करते हैं? ओपियम और पॉपी कल्टीवेशन जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होता है। ये फाइट करते हैं वो अगेंस्ट द ड्रग ट्रैफिकिंग, जो पावर्स यूज करते हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान जहां पे सब ये ओपियम और पॉपी कल्टीवेशन होता है, उसके अगेंस्ट ये ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू 2004 में जो आई, ये एनालाइज करते हैं द सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस किस में डोमेस्टिकली और क्रॉस बॉर्डर लेवल जो हो रही है। ठीक है, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर लेवल जो सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, एंड किसको रिपोर्ट करते हैं? टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल विच इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर? कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम सीईएसटी एटीबी बोलते हैं, ये किसके साथ डील करता है? विद अपील्स इन यूनियन इनडायरेक्ट टैक्स अदर देन जीएसटी। जीएसटी के अलावा जो यूनियन के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसके साथ डील करता है। जीएसटी के लिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल है जो हमने प्रीवियसली पढ़ा भी था, आई होप आप लोगों को याद होगा। आई वॉन्ट एवरीवन टू रिवाइज दिस इफ यू डोंट नो। ओके, स्टेज 1 क्या है? जूनियर ऑफिसर, स्टेज 2 कमिश्नर, स्टेज 3 में कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, स्टेज 4 में हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ 1989 में आया, हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये ब्रेन चाइल्ड है G7 का, ये हमने पहले भी पढ़ा था। कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और टेरर फाइनेंस के लिए आया है, इंडिया इसका मेंबर बना 2010 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगेन पेरिस। ग्रे लिस्ट क्या होता है? नेशन दैट सेफ हेवन फॉर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, नेशन दैट सेफ हेवन फॉर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो नेशंस है उसको ग्रे लिस्ट में आते हैं। और ब्लैक लिस्ट में कौन आता है? नेशंस जो दैट आर नॉट कोऑपरेटिंग इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। जो कंट्रीज कोऑपरेट नहीं कर रही अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है। और वो कंट्रीज जो ये टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग होने दे रहा है, एक ऐसा नेशन, उसको बोलते हैं, वो कौन सी लिस्ट में आते हैं? ग्रे लिस्ट में आते हैं। ठीक है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 1961 में आया, हेडक्वार्टर पेरिस में है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। ये किस चीज के लिए काम करती है? वर्क्स फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द मैटर्स ऑफ इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है, इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के मैटर्स के रिगार्डिंग ये काम करती है। एंड इट इज नोन फॉर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग नॉर्म्स। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग नॉर्म्स के लिए ये फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टैक्स इवेजन, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइडिंग इनकम और ट्रांजैक्शन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आया इसके लिए। पीएमएलए 2002, केस कहाँ सुना जाता है? पीएमएलए एजुकेटिंग अथॉरिटी, वहां नहीं सुना गया तो पीएमएलए अपीलेट ट्रिब्यूनल, देन हाई कोर्ट, अदरवाइज देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पीएमएलए रिपोर्टिंग नॉर्म्स टू अप्लाई ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज 2023। क्रिप्टो एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज होती है। एनएफटीज वहां पे भी होती है, एग्जांपल यूनो कॉइन, कॉइन स्विच वगैरह। 2023 में क्रिप्टो एक्सचेंज विल हैव टू परफॉर्म द नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, जिसको हम केवाईसी गाइडलाइंस कहते हैं। दैट इज आईडी प्रूफ कलेक्ट करो, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड वेरीफाई करो रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, समझ आया? इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो या, टिल नाउ, see you and just revise these topics. So yeah, thank you.